जनरल क्रेडिट एग्ज़ाम, तो ये एसएससी सीजीएल का जो भी रिसेंटली अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम हुआ है, उसके जो जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो मैं इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने पार्ट वन डाला है। जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा वो पहले पार्ट वन देखें, फिर पार्ट टू पे आए। ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जीके भी कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, इसमें करंट अफेयर भी है और कुछ चीज़ें जो भी जीके के बेस पे हैं वो उसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए जीके भी के। ठीक है, इसमें करंट अफेयर भी है, जीके भी है, जीके में सभी है, हिस्ट्री जो भी चीज़ें पूछी जा रही है उसमें जो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द जीके भी सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया था क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? अभी प्रेसिडेंट है जे शाह। इसके बारे में मेरे को लिखना भूल गया, मेरे को इसका फॉर्म हुई थी, बट मैं एक कभी स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर कराऊंगा उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हेड कोच कौन है अभी करंट इंडियन क्रिकेट टीम के? वो है राहुल द्रविड़। ठीक है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, और इंडिया के ऑल फॉर्मेट कैप्टन है, T20 वनडे टेस्ट के कैप्टन है रोहित शर्मा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ भूल गया मैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी एनसीए के क्या कहते हैं हेड, वहाँ पे चेयरमैन कौन है? अभी बने, पहले राहुल द्रविड़ थे, अब बने वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, तो आपको याद रखना ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड अभी चेयरमैन कौन है? वो है वीवीएस लक्ष्मण। पहले कौन थे? राहुल द्रविड़ थे, जो कि अभी हेड कोच हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। ठीक है, फर्स्ट कंट्री जिसने अप्रूव करा है जो लैब में जो चिकन ग्रो करेंगे, ग्रो किया हुआ जो प्रोडक्ट होंगे वो सेल करने के लिए, तो कौन सी कंट्री है? वो सिंगापुर है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन मिस डीप वर्ल्ड टाइटल ये किसने था? विदिशा बालन ने। ठीक है, यूक्रेन में एक रेसलिंग टूर्नामेंट हुई थी 2021 में, तो ये किसने जीती है? विनेश फोगाट ने। ठीक है, उसके बाद आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है। ठीक है, इसमें रेपो रेट होता है, रिवर्स बैंक रेट होता है, सीआरआर होता है, एमएसएफ होता है, तो आपको परसेंटेज याद करनी होती है। इसके बारे में क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट इसके आपको परसेंटेज याद करनी है। अभी ये 4 मई का, यानी कल का डाटा है, कल परसों का जब भी हुई 4 मई। ठीक है, तो रेपो रेट कितना है? इतना 4.40%। ठीक है, बैंक रेट और सीआरआर, बैंक रेट और एमएसएफ सेम है। ठीक है, 4.65% और सीआरआर कितना है? 4.5%। ठीक है, सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, और एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं, बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, अब बैंक रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक पैसा लेते हैं किससे? आरबीआई से। ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक पैसा लेते हैं आरबीआई से, ठीक है, उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, और जब कमर्शियल बैंक बारो मनी पैसा जब उनके पास ख़त्म हो जाता है, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता कोई चीज़ को क्या कहते हैं रखने के लिए, तो वो अपने से जो सिक्योरिटीज़ बेचते हैं। ठीक है, उसकी क्या कहते हैं, सिक्योरिटी को सेल करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी भी होती है, उसको सेल करते हैं। ठीक है, जो बैंक्स के पास होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, उल्टा। जब कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जब कमर्शियल बैंक्स बारो मनी किससे करते हैं? आरबीआई से बारो मनी करते हैं। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मैंने गलती लिख दिया। हाँ, अब ये क्या होता है कि जब ये वो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, जहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बारो मनी करते हैं, बस सेलिंग जब सिक्योरिटी सेल करके बारो मनी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, उल्टा। ठीक है, उसके बाद कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? एक शेयर होता है जो कि टोटल बैंक डिपॉजिट का, जो कि
हर बैंक को, कमर्शियल बैंक हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनको कुछ शेयर अपना वो क्या कहते हैं आरबीआई के पास रखना पड़ता है कि इन केस से आपका कोई बैंक डूब जाता है तो वो आरबीआई वहाँ से रिकवर कर लेती है। ठीक है, ऐसा आपने एग्जांपल सुनी होगी आज यस बैंक की, अभी रिसेंटली कोई 2 साल पहले यस बैंक डूब गया था तो उसको ये कस्टमर को पैसा कहाँ से दिया, वो आरबीआई ने जो ये शेयर जो कुछ परसेंटेज रखता है क्या कहते हैं एज ए अपने पास, ताकि कहीं इन केस कुछ हो जाए जैसे बैंक डूब गया तो उसको कस्टमर को जो पैसे हैं वो वहाँ से रिकवर करके दे सके। ठीक है, उसके बाद अब जो ये कैश सीआरआर होता है, इसमें जो बैंक ये किसी को ये मनी होती है, सीआरआर की मनी होती है, तो कैश रिजर्व रेशियो की मनी होती है, ये किसी को पैसा ये वाले पैसे किसी को नहीं दे सकता है। ठीक है, किसी बंदे को भी नहीं दे सकता। ठीक है, उसके बाद ये आपको याद रखना है कि कई बार पूछ लेता है कि जो सीआरआर के अंदर जो मनी डिपॉजिट करता है बैंक, ठीक है, क्या वो मनी को किसी और के लिए यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता किसी के लिए यूज़। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बैंक सेटअप करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, 500 करोड़। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद रखना कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या चीज़ होती है? उनमें सिर्फ डिफरेंस होता है शेयर का। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक किसको कहते हैं, इसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% होता है, और जो प्राइवेट एंटिटी होती है, प्राइवेट क्या कहते हैं, कोई लोग कॉर्पोरेट्स होगी, उनका शेयर कितना होता है? 49%। हर गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट से पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, उसमें भी प्राइवेट का शेयर होता है। ठीक है, फुल्ली गवर्नमेंट बैंक कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो आपको याद रखना जब जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उसमें सिर्फ जब गवर्नमेंट का शेयर 51% हो जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है? पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और उसमें जो बाकी 49% जो होता है वो प्राइवेट एंटिटी होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट में जो 51% जो प्राइवेट का होता है और 49% जो होता है वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, हर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट के शेयर होते हैं। तो एक एग्जाम्पल दूंगा, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है यस बैंक। ठीक है, अब यस बैंक डूबा तो किसने पैसा दिया? गवर्नमेंट ने पैसा दिया ना, जो आरबीआई ने उसके पास जो सीआरआर रखा था, जो अपना पैसा रखवाया था यस बैंक की तरफ से, वहाँ से उसने रिकवर करके जो वो पैसे थे वो कस्टमर को दिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर 51% होता है, वहाँ पे वो बन जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और बाकी जो शेयर होता है वो क्या कहते हैं, तो प्राइवेट एंटिटी का होता है, कोई भी कॉर्पोरेट्स हो गए, कोई भी बड़े कंपनीज। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जब वहाँ पे 51% प्राइवेट का होता है और जो 49% होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसमें मेरे को लिखना भूल गया, बट मैं ये चीज़ ऐसे जो बोल रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, JNK बैंक कोई 5 साल पहले 3-4 साल पहले प्राइवेट ही था, प्राइवेट बैंक कहते थे। जब से गवर्नमेंट ने उसमें अपना शेयर बढ़ाया है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो आपको याद रखनी, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद MSF क्या होता है? प्रोविज़न मेड बाय आरबीआई, जहाँ पे जो भी कमर्शियल बैंक्स को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, अब ऐसे मैक्सिमम जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो क्या कहते हैं, आरबीआई से बारो मनी करते हैं। बट कई बार सडनली कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है बैंक्स को, तो वो आरबीआई के पास थोड़ी है, वो वहाँ पे तो एक प्रोसीजर के थ्रू आपको उनको पैसे मिलेंगे ना। तो वो क्या करते हैं, इंटरबैंक क्या कहते हैं, जैसे मैं एसबीआई वाली जो दूसरी ब्रांच है, जैसे सपोज करो एक कठुआ में कालीवड़ी ब्रांच है, एक कठुआ में लखनपुर में ब्रांच है। ठीक है, तो अब कालीवड़ी वाले को लखनपुर में कालीवड़ी वाले को पैसे लेना है, तो अब कैसे पैसे कहाँ लेगा? वो लखनपुर वाले से जो पास में उसका बैंक, वहाँ से पैसे ले सकता है वो। ठीक है, तो ये प्रोविज़न में ये इसके अंदर फैसिलिटी के अंदर जो बैंक्स है वो अपने इंटरबैंक क्या कहते हैं, इंटरबैंक को अपनी जो लिक्विडिटी होती है, जो कैश होता है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, लिक्विडिटी में क्या आता है? कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो हम कैश में कन्वर्ट कर सके। ठीक है,
तो आपको ये याद, कैश कैश सबसे बड़ी एग्जांपल होगी लिक्विडिटी की, ठीक है। सिक्योरिटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड से सभी लिक्विडिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। लिक्विडिटी होती क्या है, कोई पूछ ले, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश को तो कैश में कैश है ही सबसे बड़ी लिक्विडिटी है, और बाकी कोई पूछ लेगा म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी है, एग्जाम्पल है, ठीक है। सिक्योरिटी, बॉन्ड, ये सारे इसकी लिक्विडिटी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हूँ, मैंने कोशिश करी है समझाने की अच्छे तरीके से। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं। आरबीआई का अभी करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास आरबीआई करंट गवर्नर है, ठीक है। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है। मुकेश MK जैन, जिसे मुकेश कुमार जैन कहते हैं, ठीक है। MD पात्रा, माइकल देवबत्रा पात्रा, ठीक है। उसके बाद राजेश्वर राव और T रविशंकर, जिन चारों के नाम याद रखना। महेश कुमार जैन, ठीक है। माइकल दे पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं किसके? आरबीआई के, ठीक है। उसके बाद पेमेंट बैंक क्या होते हैं? पेमेंट बैंक वो बैंक्स होते हैं जहाँ पे एक नया एक कंसेप्ट लाया है वो आरबीआई ने, ठीक है। जो इसमें बैंक्स क्या कहते हैं, कोई क्रेडिट, कोई कैश, कोई मुझसे क्रेडिट इन द सेंस की कुछ ले नहीं, सेव नहीं कर सकते। सेव कर सकते हैं, बट क्या बोलूँ मैं, अब मेरे को वर्ड नहीं आ रहा उसको हिंदी में। क्रेडिट, अब इसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा, बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा मेरे को भूल गया वो चीज़ें, ठीक है। अब ये जो बैंक होते हैं, ये इसमें सबसे बड़ी इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि सिर्फ 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर, 2 लाख पर मिनिमम डिपॉजिट वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता कोई भी कस्टमर। जैसे इसमें कोई शेयर बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स, इसमें जो बैंक्स हैं वो कितना पैसा एक साथ कितना पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं? 2 लाख। ऐसे नॉर्मल बैंक में कितना जितना मर्जी पैसा डिपॉजिट करो, बट जो ये पेमेंट बैंक है इसमें कुछ अभी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इतना पैसे आप एक टाइम ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कितने पेमेंट बैंक्स हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 पेमेंट बैंक है, एयरटेल, इंडिया पोस्ट, फिनो, पेटीएम, NSDL और जियो पेटीएम बैंक, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी। मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद UPI, इस चीज़ ने इंडिया में इसकी जो क्या कहते हैं कैश के सिस्टम को ना लिटरली ख़त्म कर दिया है। अब हर बंदा UPI के थ्रू अपनी पेमेंट करता है मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम देखिए आप दुकान पर जा रहे हो, वहाँ पे बार कोड से क्या कोड रखा होता है, उन्होंने स्कैन करते हैं तो दूसरा बंदा पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो उसे UPI के थ्रू पेमेंट कहते हैं, ठीक है। वो कोड के थ्रू होती है। पर ऐसे UPI क्या होता है कि जो भी आपका नंबर होगा @ जो भी आप ऐप यूज़ करें, जैसे ऐप अमेजोन की ऐप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आता है @APL, जैसे कोई भी आपका नंबर है उसके बाद @APL, ये हमारी क्या होती है UPI, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि UPI में होता क्या है। UPI नंबर आपका होगा @ जो भी अच्छा पेटीएम यूज़ करोगे तो @पेटीएम आएगा, अगर अमेजोन यूज़ करोगे तो वहाँ पे आएगा APL, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये UPI जो है ये किसने डेवलप करी है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये लॉन्च कब हुई थी? ये हुई थी 11 अप्रैल 2016 को, ठीक है। उसके बाद अभी तक करंटली फरवरी 2022 तक इसमें कितनी मंथली ट्रांजेक्शन कितनी होती है? 4.52 बिलियन, ठीक है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कितना हम इसकी अच्छी चीज़ हुई है ये UPI जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई थी, ठीक है। ठीक है, अभी करंटली 2021 तक 15 करोड़ यूज़र हैं जो एक्टिव यूज़र हैं UPI जो चलाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात, इससे क्या होगा, ये NFT और RTGS लोग करना बंद कर देंगे क्योंकि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। NFT क्या होता है? इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की फुल फॉर्म है। ये कब सेटअप हुआ था? 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसमें भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं। इसमें आपको बैंक जाना पड़ता है दोनों चीज़ों में, नेफ्ट में भी RTGS में, ठीक है। नेफ्ट में क्या है कि आपकी कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट RTGS में आपकी मिनिमम लिमिट है कि आप 2 लाख आपको पैसे जमा कर, RTGS के थ्रू करना तो 2 लाख करना पड़ेगा आपको,
ठीक है। और ये RTGS 24/7 अवेलेबल होती है, बट ये दोनों जो सर्विसेज हैं बैंक्स की, ये कोई नहीं यूज़ करता जब से UPI आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने चीज़ें समझाई आपको समझ आई होंगी। जब समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।